Hello guys, welcome back in our channel Concept Era. In last video we have studied about 6 principles of Henry Fayol and rest of the principle we will discuss. तो बने रहिए हमारी वीडियो में. Principles of Management. Our 7th principle is remuneration of employees. According to Fayol, remuneration means a salary, wages, whatever you are giving to your employees or workers. So pay must be fair and adequate as per the standard of organization and employee, so that that person can maintain his or her standard of living. So that payment should be adequate as per the giving capacity of the organization also. ठीक है? You cannot underpay anyone and cannot overpay to anyone. आपको किसी को इतना पे करना है that person can maintain the standard of living in that particular era. और उसका जो डिपेंडेंसी है वो इस पर भी है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गिविंग कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए. पे मस्ट बी फेयर एंड बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन just and equitable wages ensure the good relation and smooth working. If you are paying an adequate amount to your worker, then worker will give his or her 100% and he will complete the task with effectively and efficiently. Clear? So our next principle is centralization and decentralization. Centralization, where all the powers, all the authority only in the few hands, that's a top level. कोई भी काम करना है आपको सबसे पहले टॉप लेवल बताएगा कि दैट वर्क मस्ट बी डन और नॉट. ठीक है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि यू हैव गिवन द अथॉरिटी टू एवरी लेवल. You have designated all the parts in a particular designation in all the levels of the management. आपने हर लेवल के बंदे को एक एक पर्टिकुलर अथॉरिटी, पर्टिकुलर वर्क उसको दे दिया वो उसके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग. यह है डिसेंट्रलाइजेशन. बट फ्योल ये कहते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकता और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकता. तो यहाँ पर एक बैलेंस होना चाहिए. मैं इसको आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक जीन्स बनाने की फैक्ट्री है. यू आर having a more than 30 to 35 people over there और आप अपनी फैक्ट्री को बहुत प्रॉपरली मैनेज रखते हैं. बट यू आर ऑन द टॉप लेवल. आपको बाहर भी कांटेक्ट रखना है, बाहर के वर्ल्ड से बाहर जाना भी है, ऑर्डर्स भी लेने हैं एंड लॉट्स ऑफ वर्क इज दैट. ऑब्वियसली काम तो है ही आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं आप और अपकमिंग कंपनी भी हो सकती है वो. अब आपने वहाँ पर एक पर्सन जिसको हायर किया हुआ है, वो आपका मैनेजर भी हो सकता है, वो आपका सुपरवाइज़र, जैसी भी पोस्ट आपने उसको अपॉइंट की है कि आपकी एब्सेंस में वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टेक केयर करता है, आपके एम्प्लॉयज़ की टेक केयर करता है, रिसोर्सेज की टेक केयर करता है, रिसोर्सेज को अवेलेबल भी कराता है. पूरी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको दे रखी है. एंड एक वन फाइन डे ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पर एक मशीन खराब हो जाती है और जो वर्कर है वहाँ पर वो काम नहीं कर पा रहा. अब वहाँ पर आपने उसको पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों प्रोवाइड की हुई है. वो वहाँ से एक इंजीनियर को बुलाता है और मशीन को रिपेयर कराता है. दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. उसने बुलाया, मशीन ठीक हुई, वर्कर काम कर रहा है. दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. और जब आप आए उसने आपको बता दिया कि मैम और सर ये मशीन खराब थी, इसका ये पेमेंट है एंड दिस आपने कहा इट्स ओके, बिकॉज वहाँ पे काम कराना ज़रूरी था. आपकी एब्सेंस में वो आपका वेट नहीं कर सकता था कि आप आएंगे और काम होगा. इट इज़ ओके.
इन सेकेंड कंडीशन अगर हम देखते हैं कि वन फाइन डे एक मशीन फिर से ख़राब हो जाती है और इंजीनियर को फिर वही प्रोसेस होता है कि बुलाया जाता है. अब वहाँ पर इंजीनियर कहता है कि ये मशीन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसको रिप्लेस करना, रिप्लेसमेंट इज़ बेटर देन रिपेयर. अब वहाँ पर जो आपका ऑथराइज्ड पर्सन है, दैट कैन बी मैनेजर और सुपरवाइजर, कोई भी वो हो सकता है, वहाँ पर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो एक 50,000 या 60,000 या 1,00,000 की एक न्यू मशीन को परचेज कर ले. ठीक है, वो आपको कॉल करता है, फॉर एनी रीज़न आपकी कॉल नहीं लगती या कुछ भी हो सकता है, या लग भी जाती है, तो आप कहते हैं कि ओके मैं आता हूँ और मैं आकर देखता हूँ. आपको वहाँ डिसीजन लेना है कि वो 1,00,000 की मशीन आपको लेनी है या उसको प्रीवियस को ही रिपेयर कराना है, जबकि उसको रिपेयर कराने का कोई फ़ायदा नहीं, वो मशीन बहुत बार रिपेयर हो चुकी है या जो भी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है. अब इस केस में ये सेंट्रलाइजेशन है, बिकॉज जो आपको ऑथराइज पर्सन है वो डिसाइड नहीं कर सकता है अपने आप से कि वो 1,00,000 का या जितने का चेक भरे और एक मशीन आ जाए. It cannot be possible. So there is a balance between centralization and decentralization. आप जब वापस आएंगे, अब मशीन को नया लेना है या रिपेयर कराना है, वो आपका डिसीजन होगा. दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो यहाँ पर जितनी भी बड़ी और मेजर रिसोर्सेज है, जो मेजर डिसीजंस हैं, दिस विल बी टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. और जहाँ पर माइनर डिसीजंस हैं, माइनर रिसोर्सेज हैं, कोई भी नॉर्मल वर्किंग एरा है, वर्किंग स्टाइल है, वहाँ पर आपका जो ऑथराइज पर्सन है वो अब सुपरवाइज़र हो सकता है, फोरमैन हो सकता है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, ब्रांच मैनेजर हो सकता है, वो अपने लेवल पर उस डिसीजन को ले सकता है. दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. सो दिस इज द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ये कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में भी मिलेगा एक जगह पर, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में 4 मार्क्स का जरूर आता है. नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन. स्केलर चेन बताती है एक फॉर्मल अथॉरिटी, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, जस्ट लाइक दैट. One side is production department and second side is marketing department. And दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कर रहा है उनका ब्रांच मैनेजर और मैनेजर whosoever is there. अब यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिस पर आपको चलना है, लाइक वर्कर, फोरमैन, सुपरवाइजर, मैनेजर एंड ब्रांच मैनेजर, एंड सेम वहाँ पर भी इसी तरीके से है. तो you cannot skip the authority in your communication. You'll have to go with the proper authority of line, और आपको अपना communication उसी proper जरिए से करना है. Formal line of authority to top to bottom must be followed in the formal communication. You cannot skip anyone. अब ऐसा नहीं है कि एक फोरमैन उठेगा और डायरेक्ट मैनेजर के कैबिन तक जाकर अपनी कोई भी बात फॉर्मली उसको बता देगा या अप्रूव करा लेगा या कुछ भी. इट्स नॉट लाइक दैट. वहाँ पर आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही चलना होगा. दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन. बट एक और ग्लिच है यहाँ पर, ग्लिच भी कह सकते हो आप, कि अपने आप ही प्रिंसिपल बनाया है और अपने आप ही हमने उसको वॉयलेट भी किया है. ओरल में बहुत बार, प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट देयर इज अ प्रिंसिपल विच इज अप्लाइंग इन अ वन कंडीशन एंड वॉयलेटिंग इटसेल्फ इन अनदर कंडीशन. विच प्रिंसिपल इज देयर? दिस इज अ स्केलर चेन. हाउ? मैं बताती हूँ आपको. हमने कहा कि 2 डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों को अपनी अपनी लाइन ऑफ अथॉरिटी से कनेक्ट करते हुए ब्रांच मैनेजर तक जाना है. बट इफ देयर इज अ केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, देन व्हाट टू डू? दे विल टेक गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक अलाउ करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन अनदर डिपार्टमेंट विद द सेम लेवल. अब आप इसको कहेंगे गैंग प्लैंक. एक जगह हम कहते हैं कि अथॉरिटी को स्किप नहीं करना, बट हमने ये भी कहा है कि अगर आप कोई इमरजेंसी फील कर रहे हैं तो वहाँ पर आप गैंग प्लैंक का यूज़ करते हुए उस इमरजेंसी को सॉल्व भी कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन. नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस.
यहां पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन देयर पर्टिकुलर प्लेसेस. किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामान को प्रॉपरली उसकी पर्टिकुलर प्लेस पर होना ही चाहिए, सो दैट जो आपके एफर्ट्स हैं वो प्रॉपर और सही डायरेक्शन में जाएंगे. आपके जो एफर्ट एंड टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. आप अपने घर में भी जाते हैं तो आपके घर पे ये हम प्रिंसिपल बचपन से सीखते हुए आते हैं. आप अपने घर पे भी जाते हैं कभी, तो कभी आपने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सामान कहीं रखा है तो मम्मी कहती है कि उसको उठाकर अपनी जगह पर रख कर आओ. तो अगर वो सामान किचन का है तो आप उसको किचन में ही प्लेस कर कर आते हैं. अगर वो सामान बेडरूम का है तो आप उसको बेडरूम में प्लेस करते हैं. अगर वो सामान ड्राइंग रूम का है तो आप उसको ड्राइंग रूम में प्लेस करते हैं. क्या आप कभी ऐसा करते हैं कि किचन का सामान ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम का फूलदान किचन में रख कर आए आप? नहीं ना. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है दैट शुड बी अ ऑर्डरली सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ मटीरियल एंड मैन रिसोर्सेस. कि जिस व्यक्ति की जगह जहाँ है वो वहाँ मिलना चाहिए, जिस सामान की जगह जहाँ है वो वहाँ मिलना चाहिए, सो दैट आपका टाइम और एफर्ट दोनों बच जाएंगे. फिजिकल एंड सोशल ऑर्डर एंश्योर नो हिंड्रेंस इन बिजनेस एक्टिविटीज. इज दैट क्लियर? सो आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी. इक्विटी जैसे समझ में आ रहा है, समानता. इसको बहुत बच्चे इक्वालिटी भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं. इक्विटी का मीन्स है फेयर, काइंड एंड जस्ट बिहेवियर विद एवरीवन. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, on the basis of color, on the basis of nationality, on the basis of language, region, religion, caste. किसी भी चीज़ पर आप किसी से कोई भी बायस्डनेस ना करें. इक्विटी कहता है फेयरनेस एंड kindliness treatment with the employees. There should be no discrimination of any kind and ensure the loyalty and devotion towards your organization. And organization के लिए employees जो हैं वो बहुत ज़्यादा loyal होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लॉयल होना चाहिए. तो दोनों को साइमल्टेनियसली वर्क करना है विद द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड दोनों को एक दूसरे को इक्वल ट्रीटमेंट देना है. ठीक है. मैनेजमेंट को कभी भी किसी भी चीज़ पर बायस्डनेस नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नेशनैलिटी एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल ये कहता है, इसकी जो की लाइन है वो ये है, देयर शुड बी अ नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉयज. इफ यू आर डूइंग frequent transfer or termination of the employee, तो it will affect your goodwill. It will affect the goodwill of the organization. तो ये नहीं होना चाहिए. आप किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वहाँ पर सेटल होने का, उस वर्किंग कल्चर से फ्रेंडली होने का, एडजस्ट होने का टाइम दें. और एक वहाँ आ गई टर्मिनेशन की बात, और अगर वो एडजस्ट होता है और आप उसका इमीडिएट या बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करते हैं कि इस ब्रांच से उस ब्रांच, उस ब्रांच से इस ब्रांच, तो जो वर्कर है वो या एम्प्लॉई है वो कभी भी सेटिस्फाई लेवल पर वर्क नहीं करेगा. एंड वो कोई he'll find some another job and he's searching here and there, और वो आपको अपना 100% कभी नहीं देगा. तो if you want to stable human or resources in your organization, so you should have to follow the stability of personnel, minimize employee turnover, give employees reasonable time to show results, high turnover, high recruitment and training cost. जैसे ही कोई नया आपके पास एम्प्लॉई आता है तो आप उसको फिर से ट्रेनिंग देंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सो ऑन. आपके ऑर्गेनाइजेशन में यही सब चलता रहेगा एंड इट विल अफेक्ट द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Got it? This is called stability of personnel. Next one is initiative. Initiative का मतलब है self encouragement, self motivation to do the work. Initiative का means है
कि एक एम्प्लॉय इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो आपको आकर अपना सजेशन भी आपके साथ रख सके, एंड वो जब अपना आपके पास सजेशन रखे तो यू विल हैव टू वेलकम, आपको वेलकम करना होगा उसके सजेशन का। आपको एक रिवॉर्ड पॉलिसी चलानी होगी। दैट रिवॉर्ड पॉलिसी कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, बोथ लेवल। उस केस में आपके पास क्या होगा कि जब एनकरेज करेंगे आप वर्कर को कुछ भी प्लान बनाने से पहले, तो वो कंपनी के लिए हमेशा लॉयल होगा और उसकी जो फीलिंग होगी वो कंपनी के लिए, वो अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी वाली फीलिंग होगी। दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। और वो इनिशिएटिव तभी लेगा जब मैनेजमेंट उसके सजेशंस को वेलकम करेगा। नेक्स्ट वन इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, गो एंड डू योर वर्क विद द प्रॉपर यूनिटी। इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा क्लास में बच्चों को देती हूँ कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और टीचर कहता है देखा मैंने कितना अच्छा पढ़ाया था, आपके मन में एक सेकंड के लिए नेगेटिव सी फीलिंग आएगी, अच्छा मैम हम नहीं पढ़े थे क्या। एंड सेकंड कॉन्वर्जेशन में आपका टीचर कहता है देखा हमने कितनी मेहनत की, आप लोगों ने बहुत मेहनत की बेटा, वेरी गुड। तो आपके मन में जो फीलिंग आएगी अपने लिए और टीचर के लिए वो बहुत पॉजिटिव होगी। सो इस प्रिंसिपल में भी यही कहा गया है कि एवरी मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। मैंने किया से हमने किया तक जाना है। If you are doing that type of conversation with your employees, then your employees will always be motivated. वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और हमेशा आपके लिए कुछ भी काम करने के लिए रहेंगे। पता चला काम करवाया आपने अपनी टीम से और जब आपको रिवॉर्ड लेने का चांस आया तो आपने कहा देखा मैंने कितना बढ़िया काम किया। एट दैट टाइम योर टीम जो है वो फील करेगी कि दैट दे हैव चीटेड बाय योरसेल्फ, आपके द्वारा उनको चीट किया गया। अब नेक्स्ट टाइम आपकी टीम आपको अपना उतना 100% देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो दैट यहाँ पर एस्पिरिट डी कॉर्प्स में यही कहा गया, टीम स्पिरिट एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, फोस्टर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड मिनिमाइज द नीड फॉर पेनल्टीज। तो यहाँ पर आपको अपने सारे कॉन्वर्जेशन में अपने सारे टीम को एक साथ लेकर चलना है। हमने काम किया, हमने किया, आपने किया। अगर मैनेजर सिर्फ आय पर फोकस करेगा तो अपनी टीम के साथ एक अच्छा रिलेशन कभी नहीं बना पाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये हमारे 14 प्रिंसिपल हमने कंप्लीट किया है आज चैप्टर 2, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम चैप्टर 3, दिस इज द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बने रहिए हमारे चैनल कॉन्सेप्ट एरा में, और जाते जाते एक फॉलो तो बनता है, फॉलो करके जाइएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।